कई नए चेहरे हैं और बड़े कद्दावर चेहरे थे जिनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। एक सवाल जो सबके जहन में है, जो पूछा जा रहा है कि आखिर मंत्रिमंडल के विस्तार की नौबत क्यों आई, जबकि कुछ ही वक्त पहले प्रधानमंत्री ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया था। आखिर फिर से ऐसी नौबत क्यों पड़ गई? देखिए, पहली बात तो ये है कि माननीय मोदी जी का जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, इसमें लगभग सभी लोगों को मौका दिया गया है। और खास करके जो बात हो रही है कि राजनीति को साधने के लिए इस तरीके की चीज़ें की जा रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो इसके पहले वेस्ट बंगाल में भी चुनाव था, तो मंत्रिमंडल विस्तार तब भी हो सकता था। लेकिन जब कोई भी काम होता है उसको इस दृष्टि से देखना कि चुनाव है इसलिए इन चीज़ों को किया जा रहा है, तो चुनाव तो देश और प्रदेश में कहीं ना कहीं कंटिन्यू होते रहते हैं। हर 6 महीने पे कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। तो चुनाव की दृष्टि से इस मंत्रिमंडल के विस्तार को देखना बिल्कुल ही ठीक नहीं होगा, जैसा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। दूसरी बात यह है कि इसमें महिलाओं को भी शामिल किया गया, पूरा मौका दिया गया है। और ये एक तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी की एक नीति है, सबका साथ सबका विकास, तो अगर हमारे साथ जो सहयोगी दल हैं उनको भी पूरा की पूरा महत्व दिया गया है। आप देखिए, अनुप्रिया पटेल को भी इसमें मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के बारे में जैसा कि कांग्रेस कह रही थी कि वहां जाने से क्या मिला, पिछड़ू बने हुए हैं, और आज उनको अगर मंत्रिमंडल में नागरिक उड्डयन मंत्री बनाया जाता है तो यही कांग्रेस सवाल खड़ा करती है कि तोड़ फोड़ की राजनीति करते हैं इसलिए उनको माफ दे दिया गया। नहीं बनाया गया तो कह रहे थे क्या मिल गया, वहां पिछड़ू बने घूम रहे हैं। तो देखिए, जो विपक्ष है, विपक्ष का काम है कुछ ना कुछ कहना। लेकिन जब सकारात्मक दृष्टि से देखेंगे तो मंत्रिमंडल का विस्तार की आवश्यकता थी। और तमाम सारे मंत्रालय जो अभी तक एक मंत्री के पास और कई मंत्रालय थे, ऐसे में कामकाज का भार भी एक लोगों पे ज्यादा था। इसलिए उसको बांटने के लिए भी मुख्यमंत्री के साथ साथ जो मंत्रिमंडल है वो इसीलिए होता है जिससे कि कामकाज को आसानी से किया जा सके और उसका लाभ जनता को सीधे मिले। तो इसलिए मंत्रिमंडल का पूरा विस्तार किया गया और इसमें हर जाति, हर वर्ग, हर समाज के लोगों को महत्व दिया लेकिन गया है। लेकिन सबका केसी जैसा बड़े चेहरों को, बड़े बड़े कद्दावर चेहरों को बाहर का रास्ता दिखाया गया, यानी कि परफॉर्मेंस की कमी थी, प्रधानमंत्री खुश नहीं थे। ये बात तो मान रहे हैं ना? नहीं, देखिए, इसका अगर विस्तार होगा तो उसमें कुछ लोग रखे भी जाएंगे, कुछ लोग हटाए भी जाएंगे। और रही बात बड़े चेहरे की, बड़े मंत्री की, बड़े चेहरे बड़े मंत्री बनाया किसने? ये इसी भारतीय जनता पार्टी ने बनाया उनको बड़ा। तो जो नए लोग आए वो भी कल को बड़े और बड़े चेहरे हो जाएंगे। लेकिन नहीं, यदि बड़ा तो लोग जनता ने बनाया। मैं आऊंगा आपके पास। फिलहाल जावेद खान साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए, हनुमंत राव साहब एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। हनुमंत राव साहब, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही हो तो कैबिनेट विस्तार को लेकर मैं आपका नज़रिया चाहूंगा कि नहीं चाहिए। मैं आऊंगा। फिलहाल इस वक्त एक लाइव तस्वीरें इस वक्त हमारे पास आ रही है। स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय का पदभार ग्रहण कर रहे हैं इस वक्त प्रभार। हम आपको सीधे लेके चलते हैं। तो लगातार मंत्री अपना पदभार ग्रहण कर रहे हैं, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सीधे वक्त की देरी ना करते हुए हनुमंत राव जी के पास चलते हैं। हनुमंत राव जी, क्या कहेंगे आप सबसे पहले? नहीं, देखिए, जो आपने मूल सवाल पूछा था बात जरूरी रखिए, तो एक पॉलिटिकल संदेश देने की कोशिश तो है। लेकिन जैसा हमारे साथी जैन साहब बता रहे थे कि कहीं ना कहीं से सरकार को इस समय बहुत बड़ी आवश्यकता है कि ग्राउंड लेवल पे परफॉर्मेंस दिखे। अब जैसे उत्तर प्रदेश में 7 नए मंत्री इलेक्ट किए गए, तो अनुप्रिया जी को वाणिज्य दिया गया, महेंद्र नाथ पांडे पहले से ही भारी मंत्रालय का चार्ज उनके पास में है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है। लेकिन जो बाद में निचले स्तर के जो मंत्री है, जैसे कौशल किशोर जी को आवास दिया गया है, कानून राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से हैं, तो ये जो अलग अलग विभाग दिए गए हैं, पंचायती राज है, ग्रामीण विकास है, या इस तरह के जो विभाग हैं जो सीधे कहीं ना कहीं से जनता के बीच में जनता से ताल्लुक रखते हैं और जहां पर चीजों को इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी सरकार के नुमाइंदों की होती है। तो अगर मान लीजिए प्रधानमंत्री कोई विजन लेके चल रहे हैं तो
किसी प्रदेश विशेष में या देश के अन्य भागों में उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को राज्य मंत्रियों के रूप में बहुत अच्छे विभाग मिले हैं, और अगर ये समन्वय से काम करते हैं, सरकार के विजन को जमीन पे उतारते हैं, तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा। क्योंकि अभी 3 साल का समय है। जैसे कौशल किशोर जी के पास में आवास है, अब आवास की समस्या से जो हमारा बीपीएल समुदाय है वो पीड़ित है, परेशान है। प्रधानमंत्री आवास योजना है, लेकिन उस प्रधानमंत्री आवास योजना का कितना लाभ राज्य को मिलता है और लाभार्थियों को पहुंचता है, ये इंश्योर करने का काम निचले स्तर पे होना चाहिए। तो इसके मॉनिटरिंग के लिए राज्य मंत्री हमारे पास में अब उपलब्ध है। तो इसी तरह से अलग अलग, चाहे वो वित्त हो, चाहे कानून हो, यानी कि जिस तरह के भी मसले आएंगे उस तरह के मसलों से निपटने के लिए एक एक्सटेंडेड बॉडी यहाँ पे अब प्रदेश में उपलब्ध है। और मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सरकार के कामकाज में गति आएगी, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है, 80 सांसद भेजता है, तो कहीं ना कहीं से उत्तर प्रदेश को इग्नोर करने की कोई स्थिति बनती भी नहीं। लेकिन हनुमंत राव जी, नाम, किरदार और तमाम चीजों को हम देखें तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार काम के दबाव को लेकर हुआ है या फिर चुनाव के दबाव की वजह से ये मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया है? भारतीय जनता पार्टी ने 14 से जो काम करना शुरू किया है उसमें हम सब ने ये बहुत स्पष्ट तौर पे देखा कि चुनाव इनकी प्राथमिकता रहती है, इस पे कोई दो राय। लेकिन चुनाव के साथ साथ में अगर ये परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो इनको ये बिल्कुल पता है कि 2024 इनके लिए आसान रहने वाला नहीं है, और शायद उसकी एक टेस्टिंग 2022 में होने जा रही है उत्तर प्रदेश में। ये एक हड़बड़ी में उठाया गया कदम है। मैं आपको, हमारे साथी जैन साहब कह रहे थे कि चुनाव आते हैं जाते हैं, और बंगाल के पहले विस्तार हो सकता था, तो बंगाल के जो परिणाम आए हैं उसको देखते ही ये विस्तार हुआ, और 7 नए राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश से इंडक्ट किए जा रहे हैं। ये बंगाल के परिणामों की ही परिणति है। और दूसरी तरफ बंगाल में भी आप अगर देखें तो इस बार अच्छा खासा प्रतिनिधित्व मिला है, क्योंकि वहां पर ये समझ में आ गया भारतीय जनता पार्टी को कि जब तक हम स्थानीय स्तर पे प्रतिनिधित्व नहीं देंगे तो बाहर से नेता जा करके बंगाल में हवा नहीं बना सकते, या किसी भी राज्य में हवा नहीं बना सकते। तो कुल मिलाकर के अब क्षेत्रीय संतुलन, जातीय संतुलन, ये सब तो राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है, लेकिन साथ में एक दबी हुई इच्छा ये भी है कि कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस आए, यंग मिनिस्ट्री का जो चेहरा है वो यंग हो, परफॉर्मेंस निकल करके आएगी तो उसका कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। बड़ी बात हनुमंत राव जी आपने कही, साफ तौर के परफॉर्मेंस भी मायने साफ तौर पे रख रही है, लेकिन ये फैसला कहीं ना कहीं हड़बड़ी में भी लिया गया है। जावेद खान हमारे साथ, कांग्रेस नेता इस वक्त हमारे साथ हैं। जावेद खान, कांग्रेस इस कैबिनेट विस्तार को किस तरह से देखती, मैं जानना चाहूंगा आपसे। देखिए, बहुत निश्चित रूप से ये ताश के पत्ते फेंटे गए, इसका कोई बहुत डिलीवरी नहीं मिलने जा रही, परफॉर्मेंस नहीं हो पाई। इसके पीछे कारण अब तक ज्ञात और अज्ञात स्रोतों से बाहर आए हैं या जिन बातों की चर्चा है, वैसे तो वो प्रधानमंत्री का अपना विवेक है कि वो अपने साथ किसको मंत्रिमंडल में शामिल करते हैं, किसको शामिल नहीं करते हैं। लेकिन जिन चीजों को लेकर, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी को हटाया गया कि कोविड काल में जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्रालय नाकाम हुआ, उसको लेकर उनसे इस्तीफा लिया गया। श्रम मंत्री संतोष गंगवार जी, जो एक पुराना चेहरा है उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के, 2 कारण समझ में आ रहे हैं कि प्रवासी श्रमिकों के मामले में उनसे कहाँ चूक हुई, लोगों को रोजगार की व्यवस्था केंद्र का श्रम मंत्रालय नहीं कर पाया, या बरेली दौरे के समय। लेकिन जावेद खान जी, ये तमाम फैसले प्रधानमंत्री विपक्ष से बिना डरे हुए ले रहे थे, बड़े बड़े चेहरों को हटा दिया बिना विपक्ष से डरे हुए। ये बिना डरे का मामला नहीं है, या डरे या हमसे डरने की क्या जरूरत है उनको। वो तो विश्व के एकमात्र नेता हैं, इतने बड़े नेता हैं कि सरकार तो वो और उनके साथी एक सहयोगी चला रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश में जैसे मंत्रिमंडल नहीं दिखता है, अभी जूनियर और सीनियर मंत्रियों की बात हो रही। जूनियर मंत्री रोते रह गए मोदी जी के इस कार्यकाल में। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर स्वास्थ्य मंत्री और श्रम मंत्री को इस कारण हटाया गया है कि वो कोरोना काल में असफल मंत्री साबित हुए हैं, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट का चेयरमैन कौन है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं है।
ये सारी नाकामी का सेहरा तो उनके सर बनना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनके खिलाफ तो फैसला कोई ले नहीं पाया, लेकिन ये भाजपा का आंतरिक मामला है। ये लोगों को मूर्ख समझने का जो प्रयास करते हैं, ये इस प्रयास से इनको बचने का काम करना चाहिए। जनता इतनी मूर्ख नहीं है। मंत्रिमंडल में क्या स्थितियां हैं, मंत्रियों की बॉडी लैंग्वेज क्या थी, कल राजनाथ सिंह जी को देखिए उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। और इसी तरीके से जिनके ऊपर आरोप लगते रहे, किसी का बेटा भूमाफिया है, कोई किसी की पत्नी को भगा, जावेद खान साहब क्या बॉडी लैंग्वेज से आपने अंदाजा लगाया, क्या नजर आया आपको, ये भी बता दीजिए। करेगा और इस तरीके से बताया जा रहा है कि कोई बड़ी क्रांति हो गई है। कहाँ क्रांति हो गई है? जब आप पहले ही असफल हो चुके हैं, विफल हो चुके हैं, तो आगे आपको सफलता कहाँ से मिलने जा रही है? कौन लोग सफलता दिलाने का काम करेंगे जब मंत्रियों के पास काम नहीं है, जूनियर मंत्रियों के पास काम नहीं है। और एक तरफ आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जाति राजनीति नहीं करती है, और ठीक है, मैं चाहूंगा जावेद खान साहब इस पे केसी जैन साहब से जवाब ले लें। केसी जैन, ये जो बात जावेद खान साहब करी, बात हो रही कि आप पद तो दे देते हैं लेकिन इंडिपेंडेंस ही नहीं होती है साफ तौर पे, ये एक बहुत बड़ी बात जो है निकल के सामने आ रही है। और ये खबर भी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि भाई यूपी में जो 7 जिसे कह सकते हैं 7 नए चेहरे जिन्हें शामिल किया गया, पीछे बैकडोर में नाराजगी भी साफ तौर पे देखने को मिल रही है। और ये भी सुनने को खबरें हैं कि आने वाले वक्त में इस्तीफा भी कोई दे सकता है। केसी जैन, देखिए ये कहना, ये जो कयास कांग्रेस पार्टी लगा रही है और कांग्रेस पार्टी के जो आरोप रहे कि प्रधानमंत्री जी मोदी जी पूरी सरकार को अकेले चला रहे हैं और सारी जिम्मेदारी उनकी है, तो इनके हिसाब से तो कोई मंत्री होना ही नहीं चाहिए। जैसा कि पार्टी के अंदर है, आपकी पार्टी के अंदर अभी एक स्थायी आप अध्यक्ष नहीं दे पाए। अरे कम से कम पार्टी के अंदर एक स्थायी अध्यक्ष तो दे दीजिए, वो तो आप दे नहीं पाए। और इस मंत्रिमंडल विस्तार पे आप प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि हो सकता है पीड़ा इनको इस बात की हो। अरे सुन लीजिए, आपसे नहीं पूछा गया है, पूछा गया है केसी जैन से। अरे ठीक, मैं चाहूंगा, मैं आऊंगा आपके पास। सुन लेते हैं जावेद खान, जल्दी से केसी जैन अपनी बात को रखे, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। आप इधर आगे बात देखिए, वो आपको पीड़ा हो सकती है कि कांग्रेस के लोग भाग भाग करके भाजपा में आ रहे हैं, कांग्रेस का सफाया होता जा रहा है और आप आज तक एक अध्यक्ष नहीं दे पाए। और जिस पार्टी में बाहर के लोग, ओबीसी को किनारे करके आप, जिस पार्टी में बाहर के लोग, केशव प्रसाद मौर्य का अलग राग है, योगी जी का अलग राग है। कौन सा अलग राग है? कहाँ से अलग राग आपको दिखाई दे रहा है? नाराज नहीं, बढ़िया सरकार उत्तर प्रदेश की चल रही है, आप करें केशव जी, मोदी जी, योगी जी। देखिए ये कांग्रेस पार्टी नहीं है कि माँ बेटे की सरकार यहाँ पे चलती हो, जो माँ बेटा कहे वही चले, ये यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ कितना भी बड़ा मंत्री हो हटाया जा सकता है। ठीक है, वक्त की थोड़ी सी कमी है केसी जैन, वक्त की थोड़ी सी कमी है। जावेद जी, वक्त की थोड़ी सी कमी। सीधे अमित के पास से, अमित, नया मंत्रिमंडल, जैसा कि आप लगातार जानकारी भी दे रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है इन मंत्रियों के कंधों पर, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, आम आदमी की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं, विभाग भी कुछ बनाए गए हैं, कितना प्रेशर है, कम वक्त है, परफॉर्मेंस बेहतर देनी है, क्या लगता है आपको अमित? ये सवाल अमित दुबे, अमित मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? अमित, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी बिल्कुल। अमित क्या कहेंगे, मेरा सवाल अगर आप तक पहुंचे ना तो मैं दोहरा दूं दोबारा। सवाल दोहराएं। अमित, ये नया मंत्रिमंडल पद में नई जिम्मेदारी जिसे कह सकते दी गई, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है मौजूदा वक्त के लिहाज से हम देखा जाए कि जब कोरोना काल जिसे कह सकते हैं वो चल रहा है, आम आदमी की, जनता की बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जिस तरह की ज़मीनी स्तर पर हम देख रहे हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि वक्त भी कम बचा है, परफॉर्मेंस ज़्यादा देनी है। देखिए, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं पहले से थी और मंत्रिमंडल विस्तार होता है उसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरी चीज की प्रधानमंत्री जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, अगर हम किरेन रिजिजू को देखें तो राज्य मंत्री शुरू हुए, स्वतंत्र प्रभार से खेल मंत्री रहे और अब कानून मंत्री। तो प्रधानमंत्री का ऐसा मानना नहीं है कि जो डॉक्टर होगा वही
स्वास्थ्य मंत्रालय को अच्छी तरह हैंडल कर सकता है, या इंजीनियर होगा वही विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय चला सकता है। रिजिजू को देखे तो उन्हें कानून मंत्रालय दिया गया। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट जो है, कई तरह के एक्सपेरिमेंट प्रधानमंत्री करते रहते हैं और यही बड़ी वजह है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट के लिए ही जाने जाते हैं। भले चाहे कई योजनाओं की बात करें जो सफल रही है या उन योजनाओं की बात करें जो विफल रही है। और इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए संदेश दिया गया है कि आप कितने बड़े भी मंत्री हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस डाउन है या आप अपने आप को ये ना समझे कि आप बड़े मंत्री हैं, आप पार्टी के बड़े नेता है, तो आप परमानेंट मंत्री पद आपके पास ही रहेगा, कोई दूसरा मंत्री नहीं बन सकता। तो जाहिर तौर पर बड़ा संदेश देने की कोशिश करी है। जिन राज्यों में चुनाव होने वाला है उनकी इन्वॉल्वमेंट होनी थी, क्योंकि जैसा अभी हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि किस तरह से पश्चिम बंगाल का हश्र हुआ, तो पश्चिम बंगाल जैसा हश्र यूपी का ना हो, उत्तराखंड का ना हो, पंजाब का ना हो, इन राज्यों का ना हो, इसके लिए भी सरकार को कुछ ना कुछ करना था। और वो चीजें जो है यहाँ पे दिख रही है, क्योंकि यूपी चुनाव कल कई मंत्रियों से जब हम रूबरू हो रहे थे, बात कर रहे थे, तो उनका कुछ का मानना था कि वाकई यूपी में जातिगत आंकड़े होते हैं, चुनाव इसी आधार पे होता है। हालांकि कुछ लोग मना जरूर कर रहे थे, लेकिन ये बात वो भी जानते हैं कि यूपी में जातिगत आंकड़े कितने ज्यादा मायने रखते हैं और वो आंकड़े, वो परफॉर्मेंस, वो चीजें इस मंत्रिमंडल में साफ तौर पे दिख रही है। दूसरा, जो युवाओं को प्राथमिकता देने की बात, अगर पिछले मंत्रिमंडल की हम बात करें तो औसत आयु 61 वर्ष थी, जबकि इस मंत्रिमंडल में औसत आयु 58 वर्ष रह गई है। तो जाहिर तौर पर समझा जा सकता है युवाओं के जो भरोसा प्रधानमंत्री का है कि युवा देश को आगे लेके जाए, तो एक नया नेतृत्व, एक नए लीडरशिप को कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हैं प्रधानमंत्री। और जिस तरह से कल कैबिनेट मंत्रियों की बात करें, राज्य मंत्रियों की बात करें, जिन लोगों ने शपथ ली है, कई ऐसे हैं, ज्यादातर वकील की बात करें, इंजीनियर्स की बात करें, चार्टर्ड अकाउंटेंट की बात करें, और सबके सब जो है ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है। तो किस आधार पर उनकी प्राथमिकता है वो साफ तौर पे इस मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए झलक रही है। जी, बड़ी बात अभी तक कही, और ये लाइव तस्वीरें भी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। कानून मंत्री किरेन रिजिजू इस वक्त अपने कार्यालय पहुंचे हुए हैं, पदभार ग्रहण कर रहे हैं, और ये इस तरह की तस्वीरें लगातार हमारे पास आ रही हैं। जहाँ पर और राव साहब के पास सीधे चलते, राव साहब ये जो संदेश की बात कही कि अब भाई ये जो कैबिनेट का विस्तार हुआ, इसमें साफ तौर पे प्रधानमंत्री असल में एक संदेश दे रहे हैं, भाई काम करेंगे तो आप मंत्रिमंडल में रहेंगे, नहीं कर पाएंगे तो सीधे बाहर होंगे। क्या कहेंगे सर? जरा डिस्टर्बेंस की वजह से आपका सवाल नहीं मैं ठीक से सुना। हनुमंत राव जी, ये जो प्रधानमंत्री ने फैसला लिया, ऐसा नहीं लग रहा है कि एक संदेश देने की कोशिश कर दी है कि भाई अगर आप परफॉर्मेंस देंगे, आप काम करेंगे तब तो ठीक है, मंत्रिमंडल में रहेंगे, नहीं तो सीधे बाहर का रास्ता दिखाएंगे? नहीं, देखिए, मंत्रिमंडल में फेरबदल, विस्तार, ये सारी चीजें इन्हीं कारणों से होती है कि ये चूंकि प्रधानमंत्री का अपना विशेषाधिकार है कि वो किसको रखते हैं, किसको नहीं रखते हैं, और जाहिर सी बात है कि उसी मंत्री को प्रमोट किया जाता है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, और उन मंत्रियों को ड्रॉप किया जाता है जिनका परफॉर्मेंस अपेक्षानुरूप नहीं अच्छा होता है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं से जो केंद्र की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने प्रत्यक्ष नहीं लेकिन परोक्ष रूप से ये स्वीकार किया कि कोरोना में उनका मैनेजमेंट अच्छा नहीं था। डॉक्टर हर्षवर्धन पर गाजगिरी, उसी तरह से कुछ और मंत्रालयों पे गाजगिरी, चाहे वो शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्रालय हो या अन्य मंत्रालय, तो कहीं ना कहीं से परफॉर्मेंस में कमी थी। अब सवाल ये उठता है कि परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए, बढ़ाने के लिए क्या उपाय किया जाए। तो एक मंत्रिमंडल नया बनाया गया है। आमतौर पे फेरबदल में ये होता है कि मंत्रियों के विभाग बदल दिए गए, कुछ इधर उधर एडजस्टमेंट करने की कोशिश की, यानी नई बोतल में पुरानी शराब। लेकिन यहाँ पर तो स्थिति है कि पूरे घर के बदल गए, यानी कि बड़ा व्यापक परिवर्तन किया गया है, एक जम्बो मंत्रिमंडल बनाया गया। इसकी जरूरत इसलिए भी थी कि भारत जैसे बड़े देश में हर क्षेत्र को प्रतिनिधित्व देने की जरूरत थी, हर जातिगत समीकरणों को साधने की जरूरत थी, और तीसरी जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे धरातल पर काम उतारा जाए। अब दो बातें हैं, एक तो ये जो सरकार है ये चुनाव लड़ने और जीतने के लिए प्रसिद्ध हो चुकी है, लेकिन अभी तक परफॉर्मेंस के लिहाज पे ये सरकार बहुत बुरी तरीके से विफल हुई है, खास तौर पे आर्थिक क्षेत्र में। तो अब ये जो नया मंत्रिमंडल बना है, इसमें कहने के लिए तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, लेकिन क्या ये प्रोफेशनल्स डिलीवरी देते हैं? अब जैसे एक अनुभवी मंत्री लिया गया है, ज्योतिरादित्य सिंधिया,
लेकिन उनको एक ऐसी जगह पर ले जाके पटका गया है जहां पर उनको चीजों को पटरी पर लाने में, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है, और नागरिक उड्डयन मंत्रालय भारी घाटे उसको सुधार करने में मुझे लगता है कि उनके पूरे 3 वर्ष जो है निकल जाएंगे इसी में, और उनकी कुल जमा जो परफॉर्मेंस है वो निकल के आ पाएगी या नहीं आ पाएगी, इसका अंदाजा भी लगाना बहुत मुश्किल है। तो बहुत नवोन्मेषण करना पड़ेगा, उनको बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा कि क्या इसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाए। डिसइन्वेस्टमेंट के लिए भी लोग आगे नहीं आ रहे हैं, ये स्थिति है इस समय। तो ऐसे में जो भी मंत्री बने हैं वो किस तरीके से अपने आप का अपने कामकाज को लेके अपना प्रदर्शन करते हैं। क्या वो फिर चुनाव में जाएंगे? जैसे अभी जो 7-8 मंत्री आपको उत्तर प्रदेश में मिले, वो सरकारी कामकाज करके परफॉर्मेंस करें तब तो ठीक है, लेकिन अब उन्होंने कहा कि नहीं हम मंत्री बन गए, चलो चुनाव का प्रचार करो, तो 1 साल आपके हाथ से फिर निकल जाएगा। फिर 6-8 महीने बाद जब तक आप मंत्रालय का काम समझेंगे 1.5 साल पूरा निकल जाएगा, आपके पास बचेगा क्या? फिर आप चुनाव के समय पहले फिर ये हो जाएगा कि साहब ये मंत्रियों ने परफॉर्मेंस नहीं दी। तो ये बैलेंस बनाना पड़ेगा मंत्रियों को कि उनका काम केवल राजनैतिक ताकत करना नहीं है, बल्कि जनता के बीच में जाके परफॉर्मेंस भी देना है। एज ए मंत्री उनको काम भी करना। देखिए नितिन गडकरी जी हैं, उनका कामकाज दिखता है, उनके कामकाज की लोग तारीफ करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत बेहतरीन काम कर रहा है सड़क परिवहन मंत्रालय। उनके पास में और भी भार था, उसके भी साथ वो जस्टिफाई करते थे। अब तो उनका जो है भार थोड़ा कम हुआ है, लेकिन उन्होंने कई भारी भरकम मंत्रालय एक साथ संभाले हैं और उन्होंने ये जता दिया है कि परफॉर्मेंस क्या होता है। ठीक है हनुमंत राव जी, मैं माजरत चाहता हूँ, वक्त की थोड़ी सी कमी, लेकिन बहुत अच्छी बात की, परफॉर्मेंस के साथ जातीय समीकरण बैठाना, इसकी कोशिश जो है वो की गई। बहुत बहुत शुक्रिया हनुमंत राव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। केसी जैन आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अमित दुबे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद खान आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है, मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है, अपने हौसले से अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है, हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहां बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है, अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारा देश हमारा प्रदेश में